हाय, दिस इज सुशील राणा कोटी। ये सब चीज़ों को करने में जो मज़ा है, जी। अगर मैं रोज़ आपको दाल भात दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। बिल्कुल। गेहूँ की कटाई होती है और मंडाई होती है ना जब थ्रेसर्स, तो भूसा भरते हैं बोरियों में। आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। असिस्टेंट डायरेक्टर आप रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? आप अपने डायरेक्टर के प्रति सरेंडर रहते हैं, बस आपको सरेंडर भाव में रहना है। डायरेक्टर ने जो बोला है आपके लिए वो गुरु जी हैं। लेकिन जब आपने शुरू किया था, आपने किसी को दिमाग में रख के थोड़ा ना शुरू किया था कि ये मेरा साथ देगा। आपने शुरू करा बिकॉज यू बिलीव्ड इन दैट। तो आपको विश्वास रहता है तो आप करते हो। अब कोई आपके साथ आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, पर आप तब तक ही करोगे जब तक आप नहीं थक जाते। नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सबकी ड्रीम डेस्टिनेशन से आए हैं। हाँ, ऋषिकेश से। मैं आज आपको मिलवाना चाहूंगी सुशील राणाकोटी जी से, जो कि एक एक्टर हैं, एक माउंटेनियर हैं और इवन योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं काफ़ी सारी बातें ऋषिकेश के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सर, हम बातचीत बहुत सारी करेंगे आज। मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें जानना चाहूँगी, जैसे कि ऋषिकेश से आप हैं तो ऋषिकेश के बारे में भी मैं बहुत सारी चीज़ें जानना चाहूँगी। पर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जैसे ये मल्टी टैलेंटेड आप जो हैं तो इनमें से ये कहाँ से आपने ये टैलेंट जो है आपने खोज की इन सारे टैलेंट्स की, और ऐसा एक आपका कौन सा टैलेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है? आपको लगता है कि आप अगर कुछ ना भी होते, सिर्फ एक ये चीज़ होते तो आप इनफ थे? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि एक ही चीज़ होता तो कितना इनफ होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों को करने में जो मज़ा है, जी। अगर मैं रोज़ आपको दाल भात दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। बिल्कुल। तो कभी आपको भिंडी की सब्जी मिलेगी, कभी आपको छचिंडे की सब्जी मिलेगी, कभी आपको आलू बड़ी की सब्जी मिलेगी, तो जी। आपको मज़े आएंगे। कभी जी। रोटी मिलेगी, कभी खीर भी मिलेगी। तो जीवन भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप रोज़ एक ही काम कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक, अब मैं तो नहीं जी पाऊंगा, मुझे लोगों का नहीं पता है, लेकिन मैं नहीं जी पाऊंगा। इसलिए मैं बचपन से ही अलग अलग कामों में इन्वॉल्व रहा। मुझे याद है जब मैं 6 साल का था, सॉरी कक्षा 6 में था, एंड शायद मैं 10-11 साल का रहूँगा। सो आई यूज्ड टू गो विद माय मदर। मैं जंगल जाता था लकड़ियाँ लेने, कभी हाथी आ जाता था, हम भागते भी थे, घास भी काटा, मैं पेड़ पे चढ़ा होता था। मेरी मम्मी बस लाइक, उनको डर ही नहीं लग रहा है, बोल रहे काट काट, तू हाथी दूर है अभी ना। लाइक मम्मी यार क्या चल रहा है तुम्हारा? तो आई थिंक वो माँ का जो वो एक प्रोटेक्शन था ना, वो बचपन से ही फील हुआ। एंड आई नेवर फेल्ट लाइक कि मैं कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। आई लाइक ठीक है, अभी मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो ये करूँगा, कल को अगर कुछ और चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा तो वो करूँगा। सो आई थिंक आई हैव मास्टर्ड दैट कि अगर आप मुझे झाड़ू लगाने के लिए भी बोलोगे तो ऐसा झाड़ू मारूंगा कि आप बोलोगे वाह यार क्या झाड़ू लगाया है। और बर्तन धोने के लिए बोलोगे तो बर्तन भी ऐसे ही धोऊंगा। सो सेम विद लाइक, अगर मैं आपसे बात भी करूँगा तो आई वॉन्ट टू फील इन्वेस्टेड, आई वॉन्ट टू बी देयर 100% जी। वट एवर आई एम डूइंग। ओके। सो जैसे कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से करी? जर्नी की शुरुआत तो जब आई टुक अ बर्थ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ आई थिंक यात्रा शुरू हो गई थी। जी। बट जैसे आपने अपने करियर की शुरुआत, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि किस तरीके से आपने, जैसे आप माउंटेनियर भी हैं, आप ट्रैकिंग पर भी लोगों को लेकर जाते हैं, आप एक्टर भी रह चुके हैं और एक्टर हूँ मैं। हाँ, आप एक्टर भी हैं और इवन अभी आपने असिस्टेंट डायरेक्शन का भी आपने रोल किया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आपने शुरुआत किस फील्ड से की थी? सो बेसिकली कहाँ से आपको पहली बार पैसा मिला था? जी। राइट। तो आई थिंक जब पहली बार हम एक्चुअली, मैं गांव से आता हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि जब गेहूँ की कटाई होती है और मंडाई होती है ना जब थ्रेशर से, तो भूसा भरते हैं बोरियों में। सो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। तो मैंने भूसे भरे थे वो बोरियों में, एंड पर बोरी मुझे आई थिंक 30 से 40 रुपये मिले थे। सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब जब मैं कक्षा 10 में था। तो उसके बाद आफ्टर 12 मेरे को मैंने PWD के साथ काम किया। एक मंदिर है हमारे इधर, जी। विंध्यवासिनी देवी। जी। तो वो जो रोड होती है, वो बरसात में पानी आता तो रोड टूट जाती है, तो हर साल वो रोड बनती है। तो मैं PWD के साथ उस उस रोड पर पे काम करा, फावड़ा लेके। जी। तो मुझे 60 रुपये दिहाड़ी मिली थी इन 2006। तो वो शायद मेरी पहला जॉब था। एंड इस तरह से मैं धीरे धीरे करता गया। ऋषिकेश में मैंने एक CFL कंपनी में काम किया था, जहाँ पे CFL बल्ब बनते थे। जी। एंड दैट वाज माय थर्ड जॉब। उसके बाद मैंने एक मेडिकल स्टोर में काम किया, दैट वाज माय फोर्थ जॉब। फिर मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम किया मेडिकल में ही।
सो स्लोली धीरे धीरे हच में भी काम कर चुका हूँ मैं जी आपको याद है एक टाइम था जब मोबाइल एक्टिवेट होते थे नंबर, जी तो आई यूज टू डू एक्टिवेशन। हच थी ओके तब कंपनी वोडाफोन, शायद हम ये ले नहीं पाएंगे, ब्रांड का नाम है, बट देयर वाज अ मोबाइल कंपनी जिसका मैं एक्टिवेशन करता था, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करता था। ओके आई रिमेंबर इन 2007। जी। तो जैसे अब मैं आपसे माउंटेनियरिंग की एक्सपीरियंसेस लेना चाहूँगी कि हर किसी का पर्सपेक्टिव एक अलग होता है ट्रैक पर जाना, और वहाँ हर किसी की डिज़ायर्स अलग होती हैं। ट्रैक पर कोई किसी वजह से जाता है तो कोई किसी वजह से। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे आप लोगों को लेकर जाते हैं तो आपके साथ तो अलग अलग एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर करे होंगे, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? इनिशियली ऐसा था कि जब लोगों को मैं देखता था, कोई फिल्म आपने देखी, मान लो आपने कोई कोई एवरेस्ट फिल्म देखी, आपने फिल्म देखी स्क्रीन पे, आपको लगा यार ये क्या लोग कर रहे हैं, क्या होता होगा ये, एंड फिर आपको पता ही नहीं है बिकॉज एक तो आप ऐसे बैकग्राउंड से आता हो कि आपके एक्सेस में वो नॉलेज नहीं है। फिर आपको लगता है कि यार आफ्टर अ पॉइंट जब आप थोड़ा पैसे कमा लेते हो, आपको लगता है मुझे करना है, इसको जानना है क्या है। एंड उस तरह से मुझे पहली बार जब निम के बारे में पता चला, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ मुझे कुछ एक्सपीरियंस करना था या मुझे कुछ जानना था, मैं बस क्यूरियस था कि ये क्या होता है। एंड मैंने उसके लिए साइन अप करा और मैं चला गया। तो वहाँ पे बड़ा चैलेंजिंग था। आप ग्लेशियर के बीच में रहते हो लगभग 2 हफ्ते, इतनी ठंड की रोज बर्फ पड़ रही है। जी तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है, क्योंकि आपको सुबह उठ के आपको वॉशरूम जाना है, एवरीथिंग इज कोल्ड। तो और हमें 5-6 बजे तक सब रेडी हो जाना है, क्योंकि फिर हमने वहाँ पे आइस क्लाइंबिंग सीखनी है, ओके स्नो क्राफ्ट होने वाला है। तो वो बहुत ही एक चैलेंजिंग था हमारे लिए। उस जी दौरान ऐसा लगता था हम क्यों आए यहाँ, क्या ज़रूरत है इसकी ज़िंदगी में, क्या बिल्कुल मतलब है इस बात का। बट अच्छा लगा जब आप कंप्लीट कर लेते हो कोई चीज़। जी प्रोसेस में बहुत तकलीफ़ें होती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो ऐसा लगता है कि यार यू हैव अचीव्ड समथिंग। जी और वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ जीवन भर के लिए रह जाता है, कि आपको बिल्कुल। पता है कि अगली बार आप कहीं फंसते हो अगर, तो तो कैसे आपको किस निकलना है। तरीके से टैकल करना है उस यस सिचुएशन यस, को? प्लस आर्मी भी थी उनके जी साथ, तो आर्मी का है पूरा वो कंसेप्ट, तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। वो आपको बहुत सख्ती से आपके साथ पेश आते हैं, जी। एंड आई थिंक दैट हैज हेल्प अस। जैसे कि आपने माउंटेनियरिंग का आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ट्रैक पर भी लेकर जाते हाँ हैं जी। लोगों को, तो वहाँ पर लोगों को मतलब ऑब्वियसली ऋषिकेश इज़ अ कैपिटल फॉर नोन फॉर योगा ऑल्सो, और वहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप फॉरेनर्स को भी लेकर जाते हैं ट्रैकिंग पे? बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रोफेशनली नहीं करता हूँ। जी अगर कुछ दोस्त हैं तो उनको लेके चला जाऊंगा, कुछ मित्र ने बोला कि चलो हमें ज़रा केदारकंठा जाना है, या हमें हर की दून जाना है, या मैं तो एवरेस्ट बेस कैंप भी गया हूँ, तो मैं तो निकल जाता हूँ अकेले ही। कोई बोलता तो लेकर जाता हूँ, अदरवाइज नहीं। बट हाँ, उनका एक ही आइडिया होता है, उनको भी शायद वही लगता होगा जो मुझे लगता था कि आप क्यूरियस रहते हो कि क्या होगा वहाँ जाकर। किसी ने कभी शेयर किया आपसे कोई एक्सपीरियंस कि मैं इसलिए जाना चाहता हूँ? मुझे लगता है वो एक ऐसा होता है ना कि आप लिस्ट बना लेते हो, मुझे ये करना है, ऋषिकेश हो गया, जयपुर हो बकेट गया, अब लिस्ट। मुझे हाँ तो आई थिंक वो लिस्ट वाला सिस्टम है। पीपल नॉट रियली लुकिंग फॉर समथिंग आउट ऑफ इट। ओके लेकिन मुझे लगता है बहुत ही एक तीर्थ यात्रा जिसे बोलते हैं ना, कि तीर्थ यात्रा जैसा अगर आप उसे लेके चलोगे, देन यू विल नॉट लुक फॉर कि आप कैसे लग रहे हो। मोस्टली पीपल आर कंसर्न कि वो कैसे लग रहे हैं, और मैं बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या दिख रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली तो बहुत प्रोफाउंड किसी का ऐसा किसी ने अपना फीडबैक नहीं शेयर करा, और जो मैंने आपको बताया बहुत ही सरफेस लेवल पे है, लाइक कि मैं कैसा लग रहा हूँ, एक फ़ोटो खींचनी है, इंस्टाग्राम पे डालना है, एंड मैं चश्मे दो या मैं थोड़ा सा शर्ट निकाल के फ़ोटो खिंचाऊँगा। तो ठीक है, ये भी सब मस्तियाँ हैं, करो, बिल्कुल सब बढ़िया बिल्कुल है, लेकिन मेन एसेंस जो है वो यही है कि आप ड्यूरिंग दैट टाइम उस एक्सपीरियंस को ग्रैस्प करो कि आपके साथ क्या हुआ, जो आपके साथ हुआ वही रहेगा। फोटो विल नॉट टेल द होल स्टोरी, लेकिन जो जैसे आप जाओगे तो आपको अलग लगेगा, मुझे अलग लगेगा, और जो हमारे कैमरामैन है उनको अलग लगेगा। तो ऐसा सबका अपना अपना, भगवान बहुत ही भगवान वाली ही फीलिंग है वो, कि ऑक्सीजन कम हो गई तो क्या हुआ, भगवान ही तो कम हो गए। सो आई थिंक वो ऑक्सीजन को भगवान जैसा ही लोग बोलते हैं ना, ब्रीथ पे फोकस करो एंड ऑल दैट, सो भगवान को वो सांसों में ही समझते हैं आई थिंक, तो वहाँ पे कम हो जाती है ऑक्सीजन। ओके तो वो स्ट्रगल बहुत
खतरनाक होता है। ठंडा होता है, आपको बिल्कुल जो टेंट लगते हैं वो बर्फ़ के ऊपर लगते हैं पूरी। अगर आपका प्रॉपर अच्छे से नहीं हुआ रख रखाव तो कमर में ठंड घुस सकती है, आपकी हड्डियों में ठंड घुस सकती है। खाना आपको गरम गरम मिलता है, लेकिन अगर आप थोड़ा लेट हो गए तो ठंडा हो जाएगा। हाँ। ठंड लग रही है तो आग जलाएंगे तो उसके लिए लकड़ी बहुत पर्याप्त नहीं है, कम है, या उनके हिसाब से चले गए जिनके साथ आप जा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई जानवर मिल गया रास्ते में, है ना, अब क्या करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक एक तरह से आप बस ये सीख पाते हो कि माउंटेन में और जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे कैसे जीना है। तो वो एजुकेशन शायद आपको मिल जाता है थ्रू ट्रैकिंग। ओके। अब जैसे कि आपने बताया कि आपको कोई भी काम हो वो 100% करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये थिंकिंग कहाँ से डेवलप हुई कि यार जो भी कर रहा हूँ वो 100% अपना लगा कर करूँ? अब मान लो मेरी अगर कैपेसिटी बात करने की 100% है और मैं 10% बात करूँगा तो कैसा लगेगा आपको? भूख आपको 100% लगी, आप 10% खाओगे तो आप फिर खाओगे ना। तो बार बार खाने से अच्छा एक बार खा लो ढंग से, है ना। लोग क्यों किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं? बिकॉज वो ढंग से नहीं करते। आज आए ऋषिकेश में कुछ नहीं मिला, चले गए, फिर एक हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे। तो ढंग से आओ, एक हफ्ते के लिए आओ, बैठो, रुको ज़रा, गंगा किनारे बैठो। तो मुझे लगता है कि झाड़ू भी मारो तो तबीयत से मारो यार। पेंट कर रहे हो तो ढंग से झाड़ो। कोई चीज़, सोफ़ा झाड़ रहे हो तो ऐसे झाड़ो कि सामने वाले बोले वाह यार क्या साफ करा है इसने। तो अगर आपकी छाप नहीं छूट रही है किसी चीज़ पे, इवन इफ पीपल आर प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, म्यूज़िक, या इवन पॉडकास्ट भी हम कर रहे हैं, तो अगर मैं अपना 100% दूँ, मतलब कर्म करूँ मैं और फल की इच्छा ना करूँ, परिणाम फिर वो देखेंगे। हम बस अपना 100% दें, और आई थिंक यही अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 10% दोगे तो कहीं ना कहीं आपका डिग्रेड हो गया ना क्वालिटी। आप दे तो 100% सकते थे, लेकिन आप 10% दे तो आप पीछे चले जाओगे। तो आपको आगे जाना है तो 100% देना पड़ेगा, एंड देन यू विल अपग्रेड योरसेल्फ। अब अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आईफोन के फ़ोन आते हैं, हर बार नया वर्जन आता है, तो वो ऐड ही तो करते हैं उसमें, या बोलते हैं कि हमने अब 10% ही दिया, लोग पैसे नहीं दे रहे हैं तो लेट्स कट इट। नहीं, वो और अच्छा करेंगे तभी बिकेगा। नहीं तो बिकेगा ही नहीं। लोग क्यों खरीदेंगे? बोलेंगे 7 है मेरे पास, आई डोंट नीड 17। समझ रहे हो? जी। यस। अब मैं आपसे योगा के बारे में जानना चाहूंगी कि व्हाट डज योगा प्ले रोल इन योर लाइफ? योगा, देखो, योगा बेसिकली जो योगा का कॉन्सेप्ट है वो यही है। ऐसे तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है योगा में जी। लेकिन जो मुझे समझ में आया योगा का वो यही है कि आप अपने कितने करीब हैं। देखो, दुनिया को आप कैसे जानते हो? अपने ही थ्रू जानते हो। मैं आपको कैसे बात कर पा रहा हूँ? अपने ही थ्रू जान पा रहा हूँ ना। तो मेरे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मेरे साथ हूँ तो फिर मैं सबको साथ में ले सकता हूँ। अब लोगों का अपने साथ ही बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होता है। वो ऐसे बात करते हैं, आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ, आई नीड टू टॉक टू माई सेल्फ, एंड आई एम लाइक, भाई तुम और तुम्हारा सेल्फ अलग अलग दो इंडिविजुअल हैं क्या? तो आई थिंक योग आपको समझाता है कि आप अपने करीब कैसे जाओ। और फिर क्या होता है कि जब आप किसी को, ये बहुत अवेयरनेस वाला एक चीज़ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप अवेयरनेस से नहीं समझते हो तो आपको एक प्रैक्टिस में डाल देते हैं, एक एक्सरसाइज में डाल देते हैं कि आप सुबह उठिए, आप 4 बजे उठ के प्रैक्टिस कीजिए, या आप मेडिटेट कीजिए, या आप आसन कीजिए, या प्राणायाम कीजिए। आपको इस प्रैक्टिसेस में डाल देते हैं कि देन यू फील मोर क्लोज टू योरसेल्फ, कि आप आंख बंद के मेडिटेट कर रहे हैं, नहीं हो रहा आपसे लेकिन फिर भी कर रहे हैं, बट यू आर ट्राइंग, यू स्ट्रगलिंग टू गेट इन ट्यून विद योरसेल्फ। तो वो धीरे धीरे होता है। तो इस तरह से योगा को पूरा उन्होंने डिज़ाइन करा है, एंड ऑफ कोर्स योगा मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। जी। एंड मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेट नहीं करता हूँ, लेकिन आई थिंक जो मैंने झाड़ू लगाने वाला बोला ना, तो वो मेडिटेशन की अवस्था है। व्हेन यू 100% इन्वॉल्व विद ना, किसी भी काम में आप 100% इन्वॉल्व हो ना, आई थिंक दैट इज़ द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट स्टेट ऑफ योगा। जी। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल की जो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली लाइफ है, कन्फ्यूजन भी बहुत है, लोगों को मेंटल पीस भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा मेंटल पीस नहीं है, हमें सुकून नहीं मिलता। तो क्या योगा से वो पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। किस तरीके से? मतलब क्या ऐसे आसन है या क्या चीज़ें लोग कर सकते हैं जिससे उन्हें घर बैठे ही सुकून मिल जाए? सबसे पहले तो शायद ये है कि पहले तो आप जो आप खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि आप खा क्या रहे हैं। कई बार हम खा रहे हैं ऊट पटांग और हम चाह रहे हैं, हम क्यों नहीं ऐसे शांत क्यों नहीं हो रहे हैं। तो खाना मेन चीज़ है। आप इतने बड़े हुए आज,
कैसे हुए बड़े? खाकर, खाना अच्छा खाकर। न्यूट्रिशन तो लेकर। फाउंडेशन हमारी बॉडी का फूड है। फूड हम क्या डाल रहे हैं? अब बचपन से हमें सिखाया गया है शरीर एक मंदिर है, मंदिर का ध्यान रखें। तो क्या हम लिटरली ध्यान रखते हैं? सो द आंसर लाइज इन द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट फूड है, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ योर बॉडी। और वही चीज़ इतनी गलत तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं चीज़ों को कि फिर हम मेंटल, पहले तो शारीरिक लेवल पे हम ठीक हो ना, मेंटल फिर आता है। मेंटल इज लाइक यू गोइंग इनसाइड, शरीर इज लाइक आउटर वर्ल्ड। आप पहले शरीर को समझें, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप कब सो रहे हैं, आप कब जाग रहे हैं, है ना। अभी लोगों की 9-10 बजे रात को सब्जियां ही कट रही हैं, तो फिर कैसे होगा बताओ। सूरज के साथ अगर आप उठ रहे हो और सूरज के साथ अगर आप सो रहे हो, इतना ही कर लो अगर आप, देखो आपका जीवन बदल जाएगा। सूर्य आपके साथ साथ रहेगा और सूर्य जैसे आप चमकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे जहाँ पर हमने अभी मेंटल पीस की हमने बात करी यहाँ पे, तो कई बार आपकी लाइफ में भी कई सिचुएशंस ऐसी रही होंगी जिनमें आपको बहुत लो फील हो रहा होगा, लेकिन आपने फिर भी वहाँ पे आपको क्या मोटिवेशन रहा, मतलब आपका जो लो टाइम होता है उसमें आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हो? मैं मोटिवेट ही नहीं करता लो टाइम में। मैं जैसे अगर मैं मतलब सैड हूँ तो I'll रिमेन विद दैट सैडनेस। मे बी I'll नॉट मीट पीपल, I'll नॉट गो आउट। मैं घर पे रहूँगा, रजाई ओढ़ के लेटा रहूँगा ना, I'll बी देयर इन दैट स्टेट। आई विल नॉट ट्राई टू स्केप। मैं उस सिचुएशन से भागूंगा नहीं कि यार ये छोड़ देता हूँ, अब मैं कुछ डांस करने चला जाता हूँ या मैं गंगा जी नहा लेता हूँ। ऑफकोर्स अगर मैं अकेले जा रहा हूँ तो अलग बात है, अगेन आई एम इन दैट स्टेट, बट आई नॉट लुक फॉर कि मैं किसी इंसान से मिल लेता हूँ या भाग लेता हूँ इस सिचुएशन से। सबसे बड़ा वही है कि आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं? नहीं, आप उसको जियो उसके साथ। हम अपने दुख के साथ ना समय नहीं व्यतीत करना चाह रहे हैं। सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आपको सर दर्द हुआ, आप रहते ही नहीं सर दर्द के साथ, सीधे सैराडॉन खा लेते हैं। तो सर क्यों दर्द हो रहा है, हम कभी रूट कॉज तक जा ही नहीं पाएंगे। आई रिमेंबर मैंने 4-5 साल से दवाई खाई भी नहीं, मेडिसिन। और मुझे एक बार बहुत खतरनाक वायरल फीवर हुआ, 4 दिन तक मेरा सर कैसे हो जाता है, यहाँ पर पूरा जैम हो जाता है, आपका सर दर्द करता है, डिजीनेस हो जाती है आपको। लेकिन आप रहते हो उसके साथ, और 4 दिन में घर लेटा रहा, गर्म पानी पीता रहा, नींबू पानी पीता रहा, और मैं क्या करता हूँ, ग्रीन लीव्स खा लेता हूँ, जैसे आपका ये कड़ी पत्ता खा लिया या सहतूत के पत्ते खा लिए, जो आप खा सकते हो वो खा लो। एंड दीज थिंग्स हेल्प यू। खाना नहीं खाना होता जब आप बीमार होते हो, बिकॉज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और फायर लेगा डाइजेस्ट करने में, और ये आपकी एनर्जी सारी वेस्ट हो जाएगी। तो मोस्टली अब मैं आयुर्वेद पे आ गया थोड़ा सा, तो मतलब योगा सब कुछ है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये है कि जब आप बीमार हो तो आप खाना ना खाएं, टाइम लें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी तबीयत ख़राब है, मोस्टली जो भी वायरल फीवर या पेट दर्द या कुछ भी आपको दिक्कत है, नॉर्मल वाली जो चीज़ें हैं, आपको 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। बट आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस इज़ द की। यस। जैसे आपने अभी बात करी योगा के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तो ऐसे कौन से आसन हैं जो हम डेली उसमें कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी? मतलब इतनी हेक्टिक लाइफ में अगर 10 मिनट या 1 घंटा भी किसी ने निकाल लिया, तो वो कौन से आसन हैं जो नॉर्मली सब कर सकते हैं? हम सारे आसन करते थे पहले। देखो अभी तो कुछ काम ही नहीं है ना, बट आई रिमेंबर जब मैं 14-15 साल का था, पेड़ पे मैं चढ़ता था। अब पेड़ में आप चढ़ोगे कितनी स्ट्रेचिंग होती है ना। पेड़ पे आप चढ़ते हो, आप गेम्स खेलते हो, आप दौड़ते हो, आप भागते हो, है ना, आप काम करते हो, खेतों में काम करते हो, आपके मम्मी पापा आपसे वजन भी, कभी आटा लेके आओ, चावल कुटवाने जाओ, आपको सारा काम करने होते हैं। तो आपकी बॉडी इंगेज्ड है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, तो अभी कुछ करना है। अभी सारे अभी टॉयलेट्स आपके मोबाइल्स ऐसे हो गए हैं कि मलासन भी नहीं कर सकते आप, अदरवाइज मलासन आप कर सकते हो, मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। यू गोइंग फॉर टॉयलेट एंड यू डूइंग द मलासन। अभी मलासन के लिए बैठना पड़ता है। अभी हम चेयर जैसे बैठ गए हैं टॉयलेट शीट पे। तो मतलब हम ही ने ख़राब कर दिया सारा मामला, नहीं तो सब सही था। अदरवाइज मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सूर्य नमस्कार आप कीजिए। सूर्य नमस्कार में आपका लगभग
लगभग पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच हो जाती है, लगभग हर बॉडी पार्ट पे काम हो जाता है, चाहे आपका नेक हो, आईज हो, आपका फेस हो, आपके शोल्डर्स हो, आपकी चेस्ट हो, आपके लंबर हो, है ना, आपका बटॉक्स हो, आपके थाइज हो, इवन जेनाइटल्स पे भी वर्क हो जाता है, आपके ये थाइस पे, आपके काफ मसल्स पे, ये पैर एड़ियाँ पूरी पीछे की तरफ ऐसा करना पड़ता है। तो सूर्य नमस्कार आपकी बॉडी के लिए अगर आप थोड़ा सा होल्ड करके करेंगे तो 3 सेट बहुत हैं सूर्य नमस्कार के, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। सुबह 7:30 बजे सूर्य निकल रहे हो, आप भी सूर्य नमस्कार करो, सूर्य आपके अंदर भी एक निकलेगा जो आपको एनर्जाइज करेगा। तो आई थिंक सूर्य नमस्कार बेस्ट है। ओके, बच्चों के लाइफस्टाइल को लेकर आपका क्या कहना है? आजकल जो बच्चों का लाइफस्टाइल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो माँ बाप ही रिस्पॉन्सिबल है ना, बच्चों के लिए क्या बोल सकते हैं आप? मतलब किस तरीके से उनका लाइफस्टाइल, अगर जैसे कोई अब यंग जैसे हमारे माँ जनरेशन। बाप है वो हमें वही तो देंगे जो उनको पता होगा, जी, तो वो भी वही बच्चों के लिए यही है कि बच्चों से सीखो, बच्चों को सिखाओ मत। ये एक बच्चों बहुत से हमें सीखना चाहिए कि अब जैसे कोई मेरे घर में भी बच्चे हैं, अब मैं सुनता रहता हूँ वो ऐसा बोलते हैं कि माँ, मम्मी, मम्मी, उनकी मम्मी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही होती है। आई हैव सीन दिस। अब आई डोंट नो दे आर टायर्ड ऑफ सेइंग हाँ हाँ, या फिर मुझे नहीं पता, पर वो मुझे जब भी मेरे भाई के बच्चे हैं तो मुझे ताऊ बोलते हैं या चाचा बोलते हैं कि ताऊ ताऊ, आई एम एवरी ताऊ आई विल से हाँ हाँ। So this is missing. That connection is missing, and I feel very sad for these small kids, toddlers हैं वो भी, they are like 1.5 साल के भी नहीं है, and they are saying mama and ma is not responding. तो क्या करोगे आप? तो ये शायद ये डिसकनेक्शन बड़ा ही, और फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन बच्चों से कि बड़े होके वो वॉरियर बनेंगे, बड़े होके वो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि मतलब जो भी आपका सवाल ये था ना कि बच्चों का क्या बोला आपने, बच्चों के लाइफस्टाइल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनको लाइफस्टाइल ना दें, उनसे बस सीखें और जो उन्हें चाहिए वो दें। हम उन्हें एक ऐसी जगह दें जहाँ पे वो हर तरीके से ग्रो हो सके, रेदर कि हम उन्हें बोले कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, सिट डाउन, गेट अप। नो, अगर उसको मेरे को सोना है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, ठीक है, व्हाई कांट वी से ठीक है, इट्स ओके, हैव फन। आज मेरे दोस्त के साथ खेलना है, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हम? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है, हमारे माँ बाप ने तो ऐसा नहीं करा था हमारे साथ, हम कैसे करें? हमारे टाइम में तो ये होता था, हमारे पापा तो ये बोलते थे, हमें तो इतना काम करा है। तो भाई मत दो उन्हें वो लग्जरी, या फिर मत काम करो, आप मत खरीदो 2 कारें, फिर आपको एक बेटे को देनी पड़ेगी, बेटी को देनी पड़ेगी। सो इफ़ यू वांट देम टू लीड अ वेरी होलिस्टिक लाइफ, अ वेरी मीनिंगफुल लाइफ, अ वेरी माइंडफुल लाइफ, you have to give them less resources. You don't have to give them everything, whatever you could not afford, but you're giving them. So exploiting them actually. So we should not, as a parent, should not exploit. जी, तो ये थी अभी तक की हमारी योगा के बारे में, इवन माउंटेनियरिंग के बारे में। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी अपनी रूट्स के बारे में, यानी उत्तराखंड कल्चर के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी बिल्कुल। कि किस तरीके से देखते हैं हमारे उत्तराखंड कल्चर को? आपने कितनी देखो, सारी कल्चर मूवीज। होता है आपकी मिट्टी से, जी आपके खेत खलिहानों से, जी है ना, आपके पेड़ों से, आपकी नदियों से, जी। एंड तभी तो गाने बनते हैं। क्योंकि जब आप कुछ बो रहे होते हो, कुछ काट रहे होते हो, और उसी दौरान उस प्रोसेस में लोग क्योंकि मुझे याद है कल्चर तो ये होता है कि क्या बताऊँ मैं, कल्चर तो अब आई हैव लॉस्ट इट। मतलब मुझे दुख होता है ये बात जानकर। आई रिमेंबर जब मैं छोटा था तो एक के खेत में सारे लोग काम करने आते थे, एंड वो सारा काम हो जाता था, फिर दूसरे के खेत में जाएंगे। अभी कोई किसी के खेत में नहीं आ रहा है, लोग खेती नहीं कर रहे, खेत तिहाड़ी पे किसी और को ही दे रखा है। तो कल्चर कहाँ से आएगा? अब कल्चर गया, ढोल दमो ठीक है, एंड गाने वाने सब ठीक है, लेकिन इवेंचुअली चाहिए क्या आपको? एंड ऑफ द डे आप खाना ही खाते हो ना आप खरीद के खा रहे हो। कल्चर हैज़ गॉन। अब हम खरीद के खा रहे हैं, कंज्यूमरिस्टिक माइंडसेट हो गया है। हम क्रिएटर थे और अब हम कंज्यूमर बन गए। तो ये हमारा अपग्रेडेशन है। तो पता नहीं यार, उत्तराखंड के कल्चर के बारे में ठीक है, लोग गाने अच्छे बना रहे हैं, सब अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रही हैं, फिल्में भी बन रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आई थिंक यू नो इट। तो मैं झूठ बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि बहुत अच्छा है, अच्छा हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग भू कानून बनाना चाह रहे हैं, है ना, कुछ लोग चाह रहे हैं कि हमारा गढ़वाल का कल्चर वो हो, हम उसे
बचा के रखें। कल्चरल मिनिस्ट्री है यहाँ पे, नोबडी इज़ वर्किंग, सब बात कर रहे हैं बस। तो हमने एक अभी फिल्म बनाई थी, खोली का गणेश करके एक फिल्म बनी थी, उसमें हमने ये बताने की कोशिश करी थी कि जो लोग ढोल दमो बजाते हैं या जागरी जोर होते हैं, जो देवताओं को बुलाते हैं, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि दे ऑल्सो नीड रिस्पेक्ट। अब क्या है ना कि अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो ये काम नहीं करेंगे, बिकॉज देन यू गिविंग देम कॉम्प्लेक्स, तो वो नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे तो कल्चर तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा ना। और कल्चर इसी से है कि आपके खेत खलियान, म्यूज़िक, आपके इंस्ट्रूमेंट है ना, आप क्या पहनते हो, आप कैसे दिखते हो, आप क्या आपके गाने हैं, यही है कल्चर। एटलीस्ट जितना बचा है उसको तो हम संभाल के रखें। और खेतों को बचाओ सबसे पहले। खेतों को, ऋषिकेश तपोवन में आओ आप, खेत गायब हो चुके हैं, दिल्ली का पहाड़गंज जैसा लगता है मुझे अब तो। अब लोग वहाँ पे भी सब खरीद के खा रहे हैं। तो अब कहाँ के खा रहे हैं वो? दिल्ली, फरीदाबाद, पंजाब से आ रहा होगा, कहाँ से गेहूँ कहाँ से आ रहा होगा। सो एंड देन पीपल आस्क कि अरे अब तो सब बीमार पड़ रहे हैं। तो सब रीज़न हम ही हैं एक्चुअली। एंड सबसे ज़्यादा समझदार थे हम लोग, हमें भगवान ने इंटेलेक्ट दिया था, बुद्धि विवेक दिया था, लेकिन हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। अब कल्चर का रोना नहीं रो सकता मैं बोल रहा हूँ खेत खलियान बचाओ प्लीज़, अपना फूड उगाओ, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट लोग क्या बोलते हैं, पैसे कमाने को इंडिपेंडेंट बोलने लगे, जबकि इंडिपेंडेंट ये था कि आपका साल भर का खाना आपके घर में संचित होना चाहिए। आपके पास ड्रम में आपका गेहूं, चावल, आपका सारी चीज़ें होनी चाहिए। पहले कोठार बनाए जाते थे घरों में। एग्जैक्टली। अभी सब खत्म हो गया, अब नहीं है। अब लोग अब अनाज ही नहीं है तो कोठार बना के करेंगे क्या? लोग ही नहीं है पहाड़ों पे। एंड सबको ये है कि मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि गांव का घर छोड़ के जो महिलाएं अपनी देवरानी जेठानी के साथ नहीं रहना चाहती, वो शहरों में आके छोटे से कमरे और किचन में रह के सबसे रिश्ते निभाती हैं। एंड व्हाट दे हैव लॉस्ट इन द प्रोसेस दे विल नेवर रियलाइज। और फिर हम एक्सपेक्ट करता कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत करें, हमारे बच्चे हमें सुने। कैसे सुनेंगे आपको? नहीं सुनेंगे वो आपको। तो कल्चर तो यही है ना। कल्चर क्या है? रिस्पेक्ट। आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनके विचारों का आदान प्रदान करो, जो वो कह रहे हैं उनको मानो। लेकिन आज वो भी तो सब लुप्त होता चला जा रहा है। बिल्कुल। बिकॉज हमने नहीं अपने आप को रिस्पेक्ट किया। हाँ। हमने अपने जो मेरे को याद है, हमारे एक घास फूस का होता था हमारी रसोई, किचन एंड छप्पर जैसा। हाँ, पठाल लगते थे उसमें। नहीं, हमारा तो छप्पर वाला होता था। अच्छा। पहाड़ों में पठाल होता है। हाँ। तो कुछ आते ना आपके रिलेटिव्स शहरों से, अरे तुम कैसे जीते हो, तुम्हारे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है क्या, तुम रहते हो क्या, तुम ऐसे गंवार के जैसे रहते हो, तुम्हारे यहाँ ये नहीं है, तुम्हारे यहाँ पानी भी नहीं आता, पानी इतनी दूर से लाना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम इस झोपड़पट्टी में रहते हो ना, ऑल दैट। और ये इतना कॉम्प्लेक्स दे दे के हमारी झोपड़पट्टी तोड़वा दी है। और अब खुद उस झोपड़पट्टी को ढूंढने के लिए आते। अब पता क्या बोलते हैं उसे? मड हाउस। बोलते हैं मड हाउस में जाना है, 7,000 एक दिन के देने हैं, और हमारे तोड़वा दिए फ्री वाले। So that is the kind of education, that is the kind of society we have grown up. So what culture we are talking about here? समझ रही हो? बिल्कुल सर। अब जैसे कि आपने अपने एक्टिंग फील्ड के बारे में भी बोला कि आपने मूवी में भी काम किया है, आपने खोली का गणेश मूवी में भी किया है, तो एज अ एक्टर आपकी पर्सनालिटी कैसी है, मैं ये जानना चाहूँगी। पता नहीं यार, एज एन एक्टर तो पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने सरल हो जाओ, सरलता के साथ ही आप कोई बात कह पाओगे। नहीं तो कुछ ना कुछ रहेगा, या तो आप डरोगे या इंटिमिडेट होंगे, या आपको लगेगा कोई मेरे से सुपीरियर है, आपको लगेगा मैं इन्फीरियर हूँ। सरल होना होता है एक्टर के लिए, बहुत सरल हो जाओ, फिर आपको किसी का भय नहीं होता है। मैं तो कोर्ट में भी ऐसी, मेरे 2 केसेस हैं जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट में ना, मैं बहुत सरलता के साथ जज के साथ बात करता हूँ ऐसी कि मैडम ऐसा कैसे होगा, ये तो सही नहीं है, कि मैं तो ऐसा कब तक आता रहूँगा, मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। तो सरल होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वही कैमरे को भी पसंद आता है। आप जितने सरल हो जाओगे, कैमरे को भी क्या चाहिए, सत्य तो चाहिए। अब मैं कितना भी फैब्रिकेट करके बोल दूं, सब बोल देंगे ये कर रहा है कुछ। तो आई थिंक वो वाला सरल, देखो जो एक्टिंग विषय है वो कैमरे का विषय है जी। तो सरलता, इजीनेस और ऑनेस्टी,
एज एन एक्टर आपको कैरेक्टर के प्रति ऑनेस्ट होना होता है। बस आपको पता है मैं ये कैरेक्टर हूँ, मैं गांव का लड़का हूँ, या मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, या मैं को रेडियो जॉकी हूँ, या मैं क्या हूँ। आप उसको अपने उसमें बिठा लेते हो एंड देन यू बिकम दैट, एंड देन यू हैव टू बी ऑनेस्ट एवरी टाइम। इफ यू गोइंग आउट ऑफ द पाथ यू हैव टू लाइक मैं रेडियो जॉकी हूँ यार, नहीं आई हैव टू। बट ये भी एक कंडीशनिंग है। You can always be a radio jockey and you can always be very soft. You don't have like, hi, this is Sushil Ranakori and you're listening to me on Radio Mirchi 98.3 FM. It's very, very hot. You don't have to exaggerate. You can also say, hi, this is Sushil Ranakori and you're listening to Radio Mirchi 98.3 FM. It's very, very hot. और मेरे साथ गेस्ट हैं हमारी प्रियांशी, या प्रियांशी मैं नाम भूल गया था यार। See, you can be very original. Maybe it is not of use, but बहुत आसान अगर आप हो जाते हो तो आई थिंक यू विल टच एवरीवन। मतलब जो हैं, जो देख रहे हैं आपको, वो बोलेंगे वाह यार ऐसे तो होना था यार, ऐसे तो करना था यार, ये तो है जीवन और है क्या। सो एवरीबडी वांट टू टैप इनटू दैट। लेकिन जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, वहाँ से कोई नहीं गुजरना चाहता। फिर वहाँ पे सब कुछ चाहिए, जैकेट कैसी है, मेरे शूज़ कैसे हैं, यू नो मैं कैसे दिख रहा हूँ। एंड व्हेन यू आर नॉट इंटरनली वेरी वेरी क्या बोलते हैं, वेरी वेरी क्या बोलते हैं उसे, जब इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग इज ना राइट वर्ड, इंटरनली जब आप सॉलिड होते हो ना, देन आपको एक एक्सटर्नल ड्रामा नहीं चाहिए। देन यू डोंट वांट टू पुट व्हाटएवर मेकअप, हेयर, मैं कैसे दिख रहा हूँ, नो यार आई हैव डन दैट, ठीक है अभी मैं सही हूँ। सो आई थिंक ये बहुत ही संतुष्टि का विषय है कि अगर आप अपने आप में संतुष्ट हो, देन राजा चले बादशाह चले, आप हो तो हो, दैट्स इट। जैसे कि आपने बताया आप एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आप जो उठकर आए हैं, तो एक्टिंग की शुरुआत कैसे करी आपने? हाँ, तो मैं जब लुधियाना में था तो मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था। वो भी मेरा बैकग्राउंड नहीं है, आई हैव नेवर बीन टू आईटी एनी कोर्स। तो मैं आईटी कंपनी में पता नहीं कैसे मेरे को नौकरी मिल गई। आई वाज डूइंग डिजिटल मार्केटिंग देयर, एंड डिजिटल मार्केटिंग करते हुए पैसे कमाए, एंड कुछ पैसे कमाए, घर बनाया, और थोड़ा बहुत घर वालों को, जो बेसिकली वो मड हाउस तोड़ा दिया था हमारा, याद है। तो उसके बाद मैंने कहा चलो अब घर तो बनाना है, इन्होंने तोड़वा तो दिया, तो बनाया, एंड थोड़ा बहुत पैसे कमा लिया। तो मुझे थोड़ा था रेडियो का, एक्टिंग का तो नहीं था बट रेडियो का मुझे था। जब मैं बचपन में पढ़ रहा था 11th-12th में, तो रेडियो मिर्ची सुना करता था, ये रेडियो सुना करता था नॉर्मली। तो मुझे रेडियो करना है। तो 2011 में आई वेंट टू दिल्ली आफ्टर लुधियाना। थोड़ा बहुत पैसे कमा के, थोड़ा पैसे आ गए, सेविंग लेके मैं दिल्ली गया, एंड मुझे था मेरे रेडियो करना है। रेडियो सिटी था, रेडियो सिटी में मैं गया, एंड मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया, एंड उन्होंने तब 60,000 रुपये लिए थे। उनका एक कोर्स होता था, वो मैंने किया, एंड उस तरह से आई गेट इनटू द वॉइस वाला, यू नो वॉइस वाला आर्टिस्ट। एंड तब मुझे अंग्रेज़ी हिंदी नहीं आता था, एंड मैं बोलता था रेडियो जोकी बनूंगा मैं, जोकी। एंड वहाँ पे जो सीनियर कुछ होते थे, म्यूजिशियन या म्यूज़िक डायरेक्टर या साउंड मैनेजर कुछ बोलते थे उन्हें, म्यूज़िक मैनेजर, वो बोलते थे बेटा रेडियो जॉकी नहीं, तुम रेडियो जोक बन के रह जाओगे। और मुझे ये सार्केज़म समझ में ही नहीं आता था। आई वाज लाइक क्या बात करी सर। बाद में मुझे पता चला यार तो मेरा ही मजाक उड़ाते थे। एंड वहाँ से एक मेरे को सेम कोर्स में एक लड़की थी, नूपुर सेठी, वो भी थी उस कोर्स में, एंड वो लड़की मुझे बहुत करेक्ट किया, मुझे अंग्रेज़ी, हिंदी, इवन उर्दू के कुछ नुक्ते। आज मैं उर्दू बहुत करेक्ट बोलता हूँ, बट तब नहीं पता था। एंड उसने मेरे बहुत सारे करेक्ट, सुशील को मैं सुशील बोलता था, शादी को मैं शादी बोलता था। सो दैट हैज़ बीन द जर्नी। एंड फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार ये नूपुर तो मुझे करेक्ट कर रही है, और बुरा नहीं लगता था, मुझे अच्छा लगता था कि वो मुझे करेक्ट, लोग बुरा मान जाते हैं ना, पर वो मुझे करेक्ट करते, मुझे नहीं, सीखना है मुझे। एंड हियर आई एम। एंड रेडियो से फिर रेडियो में बहुत कलेश हुए अलग अलग तरह के, एंड आई फेल्ट लाइक ये आरजे केवल ऑन एयर ही अच्छे साउंड करते हैं, ये लोग दे आर नॉट गुड पीपल। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो केवल ऑनलाइन की हाय वो ना एग्जैजरेशन, हाय दिस इज सुशील एंड ला 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 ला, पर वो वैसे नहीं अच्छे होते, बहुत अच्छे इक्का दुक्का होते हैं जो एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, सॉलिड होते हैं, एंड दे वांट यू टू ग्रो, मोस्टली वांट यू टू डाउन। तुम कहाँ हीरो बन रहे हो बेटा, चलो पीछे लगो टाइप्स। तो फिर वहाँ से मैं यहाँ पे आलोक उल्फत सर हैं देहरादून में ही, वहाँ से सीधे वापसी देहरादून हुई, एंड फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया। ओके, सो यू स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर? यस, आलोक जी के साथ मैंने थिएटर शुरू करा, एंड वहाँ से मुझे लगा यार मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। उन्होंने भी मुझे बोला यार तू तो अच्छा दिखता है, मेरी प्रेजेंस अच्छी है, ऐसा मुझे बोला गया।
इवन डायलॉग्स में मैं अच्छे बोलता हूँ, तो फिर मुझे लगा यार मैं कहाँ अटका हुआ हूँ और रेडियो में, मैंने कहा थिएटर करता हूँ, तो हम थिएटर में उनके साथ करने लगा, फिर करने लगा तो फिर ऑडिशन भी देने लगे, फिर यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन में लोग आने लगे, तो ऑडिशन देने लगे, फिर सिलेक्शन होने लगा, फिर आप एक्टिंग करने लगे, फिर और इंटरेस्ट जागा, फिर मतलब करने ही लगे। फिर 2015 से आई थिंक आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड। तो सर एक सवाल, जब आपने एक्टिंग के बारे में बोला और इवन आपने यहाँ के एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और उन सब के बारे में भी बताया कि यहाँ पे लोकल प्रोड्यूसर्स आने लग गए थे, फिर मूवीज़ भी प्रोडक्शन यहाँ पे होने लग गया था, तो उत्तराखंड इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है, आपका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि सही नहीं हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी तरफ से उसमें डालना चाहेंगे? उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में जी, ये मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता, मैं बहुत ही कम लोगों के साथ काम किया है, एंड जो मुझे मोटा मोटा समझ में आया है कि मुझे लगा कि ये हर जगह है, मतलब उत्तराखंड में ही नहीं, इवन बॉलीवुड में भी आई थिंक ये होगा कि पीपल आर नॉट कलेक्टिवली वर्किंग टूवर्ड्स वन कॉज, कि हम कोई इंडस्ट्री डेवलप करनी है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करना है, लेट्स एक सिस्टम बनाना है कि चलो यार तुम्हारी फिल्म है, लेट्स डू दिस, लेट्स डू द प्रमोशन, इसकी फिल्म है, लेट्स डू द प्रमोशन। तो कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, तो हर कोई अपना अपना इंडिविजुअली काम कर रहा है, तो वो एक डिसकनेक्शन है आई थिंक, एंड उसको बेहतर किया जा सकता है। आई थिंक यही लोगों को लगता है कि मैं चमक जाऊं टाइप्स, उस डायरेक्टर को लगता है मैं चमक जाऊं, उसको लगता है मैं चमक जाऊं, मेरी फिल्म चल जाए, बट वी नीड सपोर्ट ऑफ ईच अदर, है ना, अकेले अकेले कोई नहीं कर सकता। एंड हर हफ्ते तो नहीं, बट हर 2-3 हफ्ते में तो एक फिल्म आनी चाहिए हमारे यहाँ, जो आती ही नहीं है, एंड क्योंकि नहीं आती तो लोगों को नहीं पता है कि कैसे ये बना रहे हैं, एंड अगर हम ऐसा कर पाएँ कि हर 2-3 हफ्ते में एक फिल्म आ रही है, अभी इस डायरेक्टर की आई, अब उस डायरेक्टर की आई, अब किसी और डायरेक्टर की आई, तो एक फ्लो रहेगा और थिएटर में फिल्म रहेगी हमेशा। और आई थिंक ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स शुड कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स इट। हाँ, कलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है मेरा सजेशन कि साथ में मिलके काम करो यार, बी अ टीम, सपोर्ट ईच अदर। जी, यस। अब जैसे आपने बताया था कि आपने असिस्टेंट डायरेक्टर का भी रोल किया है, इवन असिस्टेंट डायरेक्टर आप रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? आप अपने डायरेक्टर के प्रति सरेंडर रहते हैं, बस आपको सरेंडर भाव में रहना है। डायरेक्टर ने जो बोला है, आपके लिए गुरुजी हैं, उन्होंने बोला है ये चाहिए तो चाहिए, अब नाउ यू डू व्हाटएवर, कुछ भी करके लाओ, वो चीज़ आपको पैदा करनी है, हो सकता है वो ना हो बट आपको लाना है। सो मेरा तो बहुत डेडिकेशन रहता है। मैं मतलब थोड़ा वैसे इंसान हूँ कि मुझे किसी की डांट सुनना पसंद नहीं है, तो मैं अपना काम बहुत परफेक्टली रखता हूँ। दो आई हैव डन कॉस्ट्यूम्स का काम भी मैंने संभाला है ना, कई बार मेकअप भी सीखा है मैंने। तो हमको तो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अविनाश ध्यानी, ही हैज़ टॉट अस एवरीथिंग। डायरेक्शन भी सीखो, आप कॉस्ट्यूम सीखो, आप हेयर सीखो, आप एडिटिंग सीखो, है ना, आप डायरेक्शन भी सीखो, आप कैमरा सीखो। सो अब मैं तो प्रमोशन में भी मोस्टली आई एम कोऑर्डिनेटिंग। फिर आप जब फिल्म बन गई उसके बाद रिलीज कैसे करना है वो भी सीखो, है ना। एंड कई मीटिंग्स में मैं भी गया हूँ, अभी जब फिल्म के इवन वो भी मिलता है आपको, सर्टिफिकेट मिलता है CBFC से, उसमें भी आप जाते हो। इवन उत्तराखंड गवर्नमेंट जब आपको सब्सिडी देती है तो उस मीटिंग में भी मैं तो आई हैव बीन इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। सो या आप ऐसे बोल सकते हैं कि असिस्टेंट, नॉट जस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर बट अ कोऑर्डिनेटर, है ना, अ कोलैबोरेटर और प्रमोटर। सो आई हैव बीन इनटू ऑल द फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कि हर एस्पेक्ट को आपको समझने में, क्योंकि फिर आई थिंक तब आपको बड़ा आप वही मेरा कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग बनाना है जीवन को, तो हर एस्पेक्ट में घुसो, आता है नहीं आता है सीख लो, एंड देन देयर आर पीपल हु रियली हैप्पी टू टीच यू। बस आपको फिर करने में आपको क्या है, आपको तो बस यात्रा का हिस्सा बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। Yes. अभी सर जैसे आपने हमें बताया था कि आप एक्टिविस्ट भी हैं और कई मुद्दों पर आपने आवाज़ भी उठाई है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि मुद्दों में आप आवाज़ तो उठा लेते हो लेकिन आपके साथ कोई नहीं रहता, तो उस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं? तो कई बार ऐसा थॉट भी आता होगा कि मतलब कई बार ऐसा थॉट आता है कि छोड़ दें इसको, जब कोई है नहीं, अकेला मैं क्या ही कर लूँगा। जब आप थक जाएंगे तो आप छोड़ देंगे, लेकिन जब आपने शुरू किया था, आपने किसी को दिमाग में रखे थोड़ा ना शुरू किया था कि ये मेरा साथ देगा। आपने शुरू करा बिकॉज यू बिलीव्ड इन दैट।
तो आपको विश्वास रहता है तो आप करते हो। अब कोई आपके साथ आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, पर आप तब तक ही करोगे जब तक आप नहीं थक जाते। अब आप थक गए तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा कि क्या करोगे ना। तो ऐसा नहीं लगता है कि यू आर लेफ्ट आउट। आपको मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा काम है, मुझे इसे करना चाहिए। अब इसमें जो भी होगा आई विल एक्सेप्ट, जो भी होगा, मतलब वट एवर कम्स नाउ, मेरा ही उसका परिणाम है वो, जो भी मेरा कर्म है अब उसी का परिणाम है। एंड मैं बिना सोचे समझे कूद जाता हूँ किसी भी जो जिस पे मुझे बिलीव से ज़्यादा आई थिंक जो मुझे लगता है कि ज़रूरत है कि यार इस आदमी को ज़रूरत है तो मुझे जाना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं गया तो मैं डिसऑनेस्ट हो जाऊंगा ना। सो आई थिंक ऑनेस्टी के साथ मुझे लगता है कि यार इस चीज़ में मेरी ज़रूरत है, आई मस्ट डू इट, तो फिर मैं करता हूँ। कोई मेरा साथ दे ना दे, आई डोंट केयर, और मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगा और एफर्ट पूरे मारूंगा कि लोगों को एक साथ लेके आऊँ। अब नहीं आएंगे बिकॉज मोस्टली पीपल डोंट बिलीव इन, अब उनका बिलीव वाला सिस्टम है, दे डोंट वर्क फॉर द नीड, रिक्वायरमेंट क्या है। सो आई लाइक इट, मैंने सदगुरु से सीखा है कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो यू विल डू व्हाट यू वांट, बट अगर आप जीनियस हैं यू विल डू व्हाट इज नीडेड। एंड तो किसी ने उनसे सवाल पूछा कि मैं क्या करूं, कैसे समझूं इसकी क्या सही है। बोलता है अगर कोई आप काम कर रहे हैं और उससे केवल आपका फायदा हो रहा है तो वो गलत काम है। गलत नहीं बोला उन्होंने, आई थिंक उन्होंने कुछ और बोला कि वो काम बस आप अपने लिए कर रहे हो, तो मतलब वो आपका अपना अपना है, जैसे हम जीते हैं अपने अपने लिए। पर बोलता है ऐसा कोई काम अगर आप कर रहे हो जिसमें सबका भला हो रहा है, सबके वेलबींग का ध्यान रखा जा रहा है, बोलता है दैट इज द बेस्ट वर्क, क्योंकि आप अपने लिए नहीं सबके लिए वो करने की कोशिश कर रहे हो, और इससे ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है। मुझे उनकी टीचिंग ये बहुत अच्छी लगी। दो चीज़ें तो मुझे बिल्कुल बैठा ली हैं कि डू व्हाट इज़ नीडेड, नॉट व्हाट यू वांट, एंड जिसमें सबका भलाई हो वो काम करो। दो चीजें मैंने बांध ली अपने साथ जी। और मुझे लगता है कि सभी को ये दो चीजें बांध लेनी चाहिए। सर मैं जो अपना आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी वो मेरा पर्सनल सवाल है कि क्या ऋषिकेश में सच में भगवान मिलते हैं? तुम गई हो ऋषिकेश? हाँ गई हूँ, पर ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। भगवान नहीं मिले? नहीं, तो सुकून बहुत मिला पर भगवान नहीं मिले। वो सुकून ही तो भगवान है तुम्हारे लिए। सुकून मतलब शांति ना। हाँ, वो सेटिस्फिकेशन, हाँ, वही भगवान है। भगवान क्यों आएंगे वहाँ पे चक्र चल रहा होगा पीछे ऐसे शंख बजाते हुए? नहीं आएंगे। भगवान केवल आपका बहुत ही पर्सनल अफेयर होता है भगवान के साथ, है ना। एंड जब तक आपको नहीं मिले आप मानो मेरी भी मत सुनो। बट ऋषिकेश में मिलते हैं क्या, ये सवाल है अगर, तो मैं बोलूँगा कि वो शांति ही भगवान है, वो संतुष्टि ही भगवान है। वो जो आप बोल रहे हो आपको हुआ एहसास, वही भगवान है। हम तो यही डेफिनेशन दे पाएंगे भगवान की। जी। हाँ, तो और ऐसा कोई एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं आपके साथ? मेरे को तो बहुत एक्सपीरियंस हुए। मैं तो जो सच में कुछ बोला उनको तो उन्होंने कर दिया, इंस्टेंट किया है। अपने लिए नहीं, अपने लिए कभी नहीं मांगा, किसी और के लिए मांगोगे जल्दी मिलेगा उसे, एंड यू विल बी लाइक वाओ। अपने लिए जब तक मांगते रहोगे नहीं मिलेगा। सेल्फलेस है ना भगवान, मांगो किसी और के लिए खट से मिलेगा। तो वो है थोड़ा सा। बाकी तो यह है कि शायद ऋषिकेश में आके लोगों को जो भी आता, जैसे तुम आई तो तुमको शायद तुम मिल गई, तुम्हारा शायद भगवान ने तुमसे मिलन कर दिया कि तुम जो एक्चुअली हो, वो नहीं जिसने जो तुम्हें बचपन से तुम बड़ी हो रही थी टीचर ने सिखाया, इसने सिखाया, उसने सिखाया, यहाँ सीख साख के हम वो बन गए, इतना परत ओढ़ लिया। तो शायद वहाँ पे वो गिर जाता है, वो मुखोटा गिर जाता है ऋषिकेश जाके। समझ रहे मुखोटा जो हमने ओढ़ रखा है दुनिया के लिए, हेलो आई एम दिस, आई एम सुशील, यू नो, रोलेक्स की घड़ी, शूज में, यू नो आई एम हु आर यू। तो ये गिर जाता है आई थिंक ऋषिकेश में। आप वहाँ पे ऐसे थे, हाँ क्या हाल चाल है, मजे आ रहे ऋषिकेश में, गंगा जी में नहाओगे क्या, मजा आएगा। सो कहाँ से आता है वो, गंगा जी में अब मजा आएगा, बहुत ठंडा लगेगा ना, चलते 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 वहाँ तो ना होता, गंगा जी में चलेंगे क्या, बड़ा मजा आएगा, यू नो। सो वो मुखटे, आई थिंक बहुत प्रिसाइजली मैं ये बोलूँगा कि यू नॉट कैरिंग एनी अदर आइडेंटिटी, यू बिकमिंग ट्रूली यू इन ऋषिकेश। फिर आप वहाँ के कपड़े भी पहन लेते हैं आजकल, दिल्ली से आने वाले लोग वो खरीदते हैं वो ओम वाले शर्ट एंड वो पूरा, एंड दे लॉस्ट इन ऋषिकेश। उनको कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए। आई हैव सीन दैट, एंड लोगों को भी बहुत प्रेशर है यार
कि मेरे जूते कैसे पहन रखे हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी शर्ट कैसी है, मैं फ़ोटो अच्छी आ रही कि नहीं, मेरे दाढ़ी ठीक है कि नहीं, मैं क्या मेरे हेयर अच्छे हैं कि नहीं, मेरे आई रिंग, लड़कियों का भी होता है, मैं कैसे दिख रही हूँ. एवरीबडी इज सो कॉन्शियस. फॉर whom? ओनली पीपल अराउंड यू. किसको इम्प्रेस करना है? इनको खुद को इम्प्रेस कर लो यार. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू इज यू, नोबडी एल्स. आप खुश हो तो आप खुशी बांट सकते हो 10 लोगों में. आप ही दुखी हो, फिर आप फालतूगिरी में ही कर रहे हो, कोई मजा नहीं है उसमें. तो खुश रहो इनसाइड आउट. अंदर से खुशी रहो. अपने आप को इंपॉर्टेंस दोगे तो खुश रहोगे ही. वही है, आप ही इंपॉर्टेंट आदमी हो. क्योंकि इस दुनिया को, इस पूरी दुनिया को, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, किसी भी चीज को आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, इट इज थ्रू यू ओनली. हु एल्स? सो हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन? Myself. Yes, for you is you, for him is him is him, and for me it's me. Yes. Yes. तो सर, जैसे कि हमारी एक परंपरा है कि हम बाबा केदार की जो स्मृति है वो अपने सारे गेस्ट को भेंट करते हैं. क्या बात है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी वो स्मृति भेंट करूँ. प्लीज. जी. तो सर, केदारनाथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप काफ़ी बार गए हैं, तो वहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी जब मैंने स्मृति भेंट करी तो मैंने सोचा आपसे पूछ लिया जाए. यार, केदारनाथ जब मैं पहली बार गया था ना, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था. एंड देन ओवर द टाइम जब आप बार बार जाते हो, जब आप पहली बार कोई नई चीज़ खाते हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है. और उसके बाद फिर आप खाते हो, फिर आपको लगता है ठीक है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं है. अच्छा की बात नहीं है. आई थिंक केदारनाथ के लिए आपका ना एंटीना ऑन होना चाहिए. एंटीना. और ओवर द पीरियड मुझे ऐसा लगा कि जो केदारनाथ में मिलता है ना, वो मुझे मेरे घर में ही मिल जाता है. आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई थिंक केदारनाथ आपको स्टिमुलेट करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है. मतलब अगर आप बहुत ग्रो करना चाहते हैं, स्टिमुलेट होना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका एंटीना खुले, तो आप जाइए वहाँ. एंड वहाँ से जो आपने सीखा उसको जीवन में उतारिए. जैसे ऐसा नहीं है कि लोगों को नॉलेज नहीं है. सबको पता है 4 बजे उठ के क्या होता है. सब बोलते हैं सुबह उठो, ये करो, रात को जल्दी सोना चाहिए, जल्दी खाना चाहिए. लेकिन इसको जीवन में उतार कौन रहा है? कोई भी नहीं. तो जो मैजिक है वो कैसे होगा? तो जब तक आप जिस नॉलेज, जो भी नॉलेज आपको लगता है कि यार ये परफेक्ट नॉलेज है, ये एकदम एक्यूरेट नॉलेज है, ये ज्ञान एकदम बढ़िया है, ऐसा ही होता होगा, अगर आप उसको जीवन में नहीं उतारेंगे तो जो उसका जादू होता है वो आपके साथ नहीं होगा. यू हैव टू अप्लाई, और मे बी यू हैव टू अप्रोच योर लाइफ इन अ वे दैट वो नॉलेज आपके जीवन में हो रहा है. सेम केदारनाथ जाके आप, एक तो वहाँ की भव्यता आपको बहुत ऐसा लगता है कि आप कहाँ आ गए. वो इतना ऊंचाई पे, चारों तरफ सारे सफ़ेद पहाड़, एंड बीच में आरती चल रही है, एंड मंदिर इतना खूबसूरत है, पूरा साग सज्जा, एंड इतने सारे लोग. तो वो अलग ही एनर्जी हो जाती है. आई थिंक वहाँ पे जाके लोग इन ट्यून हो जाते हैं. मोस्टली लोग, कुछ लोग नहीं हो पाते, वो कहीं भी नहीं हो पाते, फिर वो बेचारे घर में भी नहीं होते, फिर वो जाते रहते हैं. और मैं ऐसे ही बार बार चाहता हूँ कि मैं इनका, शायद मैं इसलिए भी चला जाता हूँ कि मेरे पैरों की एक्सरसाइज हो जाए, मैं थोड़ा ट्रैक कर लूँ, मैं इतना चल पाऊँगा कि नहीं. अपने आप को एक बार आप आप ये भी देखने जाते हो कि अब मेरे में वो स्ट्रेंथ है कि नहीं. क्योंकि जब मैं पहली बार गया था तो आई वाज 30, अभी हम 38. इस साल भी गया था मैं क्लोजिंग सेरेमनी में. तो यस, वहाँ पे है एनर्जी ऐसी कि आप इन ट्यून हो सकते हो, बट आपको बहुत सरेंडर भाव में रहना पड़ेगा. बहुत सरेंडर को हिंदी में क्या कहेंगे? समर्पण. समर्पित होके जाना पड़ेगा. टूरिस्ट बन के नहीं जाना है, तीर्थ यात्री बन के जाना है, तीर्थ यात्रा में, और फिर समर्पित रहना है, तब कुछ होएगा. और अगर आप बोलोगे कि मेरे को फ़ोटो खिंचाना है यहाँ से, वहाँ पे मोस्ट लोग फ़ोटो ही खिंचा रहे होते हैं. एक फ़ोटो नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी. अरे भाई कितनी फ़ोटो. तो एक फ़ोटो खिंचा लो फॉर मेमोरी, एंड देन यू बी देयर. लेकिन ये कहानी होती नहीं वहाँ पे. आई थिंक टू मच एनर्जी. इतना एनर्जी हो जाता है कि आप पगला जाते हो, करूँ क्या. और सबको फ़ोटो खिंचाना है, तो एक ने खिंचाए तो इधर आ जाएगा, फिर दूसरी की खींचते रहो. चुप होना पड़ेगा वहाँ पे, चुप. सो चुप होने अगर आप जा सको तो केदारनाथ जाओ, और समथिंग विल हैपन टू यू 100%. पर शांत रहना पड़ेगा. ये है केदारनाथ के बारे में. सो विद दिस मंत्रा कि अपने आप को इम्प्रेस करो, हमारा ये पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ आपको सर, सुशील सर के साथ जितनी भी हमारी बात हुई है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी. बहुत सारी टीचिंग्स आपने यहाँ पे सीखी होंगी, एंड इवन माउंटेनरिंग के बारे में, ट्रैकिंग के बारे में, योगा के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी.
तो इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में अपने अगले नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।